प्यारे छात्रों, कक्षा 12 गणित में हम लोग एक नए क्लास में उपस्थित हुए हैं। अब तक की क्लास में हम लोगों ने संबंध और फलन देखा तथा प्रतिलोम की कौमितीय फलन को पढ़ा था। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। यह अध्याय पूरी तरह से आप लोगों के लिए नया है, मतलब इस अध्याय का ABCD से शुरू करना है। इसके पहले हम लोग इस अध्याय के बारे में या इस अध्याय का नाम तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना। यह कक्षा 12 में नया चैप्टर है। यह चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है, ये हमारा तीसरा अध्याय है जिसका नाम है आव्यूह। आव्यूह कई मायने में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसका व्यापक रोल है। जो हमारा मॉडर्न गणित है, मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसमें इसका बहुत बड़ा व्यापक रोल होता है इस आव्यूह का। तो हमें रोल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें आव्यूह क्या होता है, इसकी संक्रियाएं क्या होती हैं, आव्यूहों को हम कैसे जोड़ते हैं, आव्यूहों को हम कैसे आपस में घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है, उसका हम कैसे प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ये हमारा कक्षा 12 आव्यूह के चैप्टर में इतना ही हम लोगों को सीखना है। आव्यूह सुनने में अजीब लग रहा है ना, क्योंकि ये हमारे सामने पहली बार आया हुआ है। तो जब कोई चीज़ पहली बार आती है तो हमारे दिमाग पर वो कोई प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि उससे संबंधित किसी चीज़ को हम लोग नहीं जानते। उसके बारे में समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन प्रयास करने पर वो नई चीज़ भी पुरानी लगने लगती है यदि हम उसको अपने जितनी चीज़ें हम पहले से जानते हैं उससे जोड़ करके उसको देखना शुरू करें। जैसे यदि कहें कि मेरे पास 25 किताबें हैं, ठीक है, अब हम किताबों का नाम नहीं बता रहे हैं, बस ये हम कह रहे हैं कि मेरे पास 25 पुस्तकें हैं, 25 पुस्तकें हैं। यदि हम दिमाग में रखें कि ये हम पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसको हमने क्या किया कि एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया और उसके अंदर हमने 25 लिख दिया। अब इसको यदि हम न लिखें, हमने शुरू में कहा था कि हम किताबों के बारे में बात कर रहे हैं, हमने ये ब्रैकेट लगा करके उसके अंदर 25 लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि 25 किताबें किसके पास है? मेरे पास है। सपोज करो कि कोई लड़का है राकेश, उसके पास 20 किताबें हैं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 20 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 किस चीज को दिखा रहा है? 20 में पुस्तकों की संख्या को दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पास 25 पुस्तकें हैं और तथा 7 हमारे पास कलमें हैं, पेन, इसको मैं ऐसे लिख दें, ये 25 हो गया, ये 7 हो गया, और हमने इसको क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। यहाँ केवल एक ही चीज था, एक ही चीज पुस्तक थी, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक संख्या लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, पुस्तक है और कलम है, तो पुस्तक और कलम के बीच में थोड़ा सा हमने गैप दे दिया। यहाँ हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में है कि यहाँ पे हम पुस्तकों की संख्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम कलमों की संख्या लिख रहे हैं। यदि इस राकेश के पास 20 पुस्तकों के साथ साथ 3 कलमें हों, तब इनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? 20, थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ लिख देंगे 3, पहले हम पुस्तकों की संख्या लिखेंगे, फिर हम कलमों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। यदि हम ऐसे लिखें 25 और उसके नीचे 20, अब ये क्या हुआ? अब ये दो लोगों की बात कर रहा है, ये पुस्तकों की ही बात कर रहा है, लेकिन आदमी अब कितने हैं? 2।
एक मेरे पास 25 पुस्तकें हैं और एक राकेश के पास 20 पुस्तकें हैं। यह पुस्तकों की ये बात कर रहा है, लेकिन एक तो मैं खुद हूँ और दूसरा क्या है, राकेश है। ये मेरी संख्या पुस्तकों की और ये जो है राकेश की संख्या। यदि हम ऐसे करें 25, 7, 20, 3, बताओ क्या इसको क्या कहेंगे? 25 पुस्तकें हैं, 7 कलमें हैं, 20 पुस्तकें हैं, 3 कलमें हैं। हो गया ना? दूसरी तरह से हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यह पुस्तकें हैं तो 25 पुस्तकें मेरे पास हैं और 20 पुस्तकें राकेश के पास है। क्योंकि ये कलमों के लिए हमने लिखा है तो हम कह सकते हैं कि 7 कलम मेरे पास है और 3 कलम राकेश के पास है। ठीक है, इसमें एक और हम बढ़ा दें। मान लो हमने बढ़ा दिया राधा के पास 15 पुस्तकें हैं और 11 कलमें हैं। महिलाएं हैं ना, लड़कियों के पास पेन ज़्यादा होती है, ध्यान दिए होंगे। 15 पुस्तक और 11 कलम। ठीक है, इसको हम कैसे लिखें? यदि हमें नोटेशन में लिखना है, सिंबॉलिक रूप में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 15 पुस्तक और 11 कलम। ये चीज कौन डिकोड कर सकता है? ये चीज वही लोग डिकोड कर सकते हैं जो कि इस अवयव को जानते हैं। जो इस चीज को पढ़ा है वही इसको बता सकता है कि हम इसमें क्या लिखे हैं। जैसे यदि हम इसको ऐसे लिखें 25, 7, 20, 3, 15, 11, क्या बताओ? इसको क्या लिखा है? क्या मतलब है इसके? हम इसको क्यों यही कहेंगे लिख छोड़ दे, बाकी चीजें मिटा दे, तो जो लोग आज का क्लास किए वो बता देंगे कि हमने क्या लिखा है। जो लोग क्लास नहीं किए वो नहीं बता पाएंगे। क्या है? 25 पुस्तकें हैं और 7 कलमें हैं, 20 पुस्तकें हैं और 3 कलमें हैं, 15 पुस्तकें हैं और 11 कलमें हैं। ये किसके लिए है? 25 पुस्तक और 7 कलम। ये मेरे लिए, मैं खुद हूँ, मेरे पास है ये 20 पुस्तक, 3 कलमें किसके पास है? ये राकेश के पास है, तथा 15 पुस्तकें और 11 कलमें हैं राधा के पास। हमने देख लिया कि मेरे पास 25 है और 7 है, लेकिन क्या है 25 पुस्तक है और 7 हमारे पास कलमें हैं। ठीक है, जब कुछ संख्याओं को स्क्वायर ब्रैकेट माने बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, अरेंज किया जाता है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम अवयव कहते हैं। इस प्रकार जो लिखने का सिस्टम है, इस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तथा इसके अंदर जो संख्याएं दिख रही हैं, इस संख्याओं को उस अवयव का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव का अवयव। इसमें कितने अवयव हैं? इसमें 6 अवयव है। पहला 25 है, दूसरा 7 है, तीसरा 20 है, चौथा 3 है, पांचवा 15 है और छठा हमारा 11 है। ठीक है, इतना समझे हो ना? अब देखो एक दो चीज पर बेसिक चीज समझ लो। हम इसी को लिख रहे हैं, फिर से ध्यान देना। 25, 7, 20, 3, 15, 11। ये देखो, यदि हम एक ऐसे लाइन खींचे 1, 2, 3, कितनी लाइनें हुई? 3। ये 36 लिखता है, ये 36 हमने लाइन खींची। 36 जब हम 36 देखते हैं तो 36 को हम पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति, या इंग्लिश में इसे हम रो कहते हैं। तो कितनी 36 लाइनें हैं? देखो 3 है, अर्थात इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। जो पहली पंक्ति होती है, अवयव का हम रो का कैपिटल R ले लो, पहली पंक्ति को हम कैपिटल R के साथ 1 लगा देते हैं। R का मतलब रो है
अर्थात पंक्ति है, और वन का मतलब पहली पंक्ति है। देखिए इसको हम क्या कहेंगे, यह हमारी R2 है अर्थात दूसरी पंक्ति है, और यह हमारी क्या है, R3 है जिसे हम क्या कहेंगे, तीसरी पंक्ति। R का मतलब रो, रो का मतलब पंक्ति, इसके साथ 3 लगा है, इसका मतलब तीसरी पंक्ति, अर्थात ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये हमारी तीसरी पंक्ति R3 है। ठीक है। अच्छा एक चीज, जब हम कहें कि पहली पंक्ति में अवयव क्या है, पहली पंक्ति के अवयव क्या क्या है, तो पहली पंक्ति में देखो क्या क्या आ रहे हैं, 25 आ रहा है और 7 इन आ रहा है। इसी तरह से हम कहें कि दूसरी पंक्ति में कितने अवयव है, दूसरी पंक्ति मतलब I2 में देखो कितने अवयव है, इसमें भी 2 अवयव है, एक 20 है और दूसरा 3 है। R3 में कितने अवयव है, R3 में भी हमारे 2 अवयव है, एक 15 है और दूसरा 11। ये समझे हो, ये समझे हो, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज बता देते हैं, उसी से एग्जाम्पल हमारा वही है 25, 7, 20, 3, 15 और 11, वही एग्जाम्पल है। इसमें 25 पुस्तकें और 7 कलमें मेरे पास है, 20 पुस्तकें और 3 कलमें राकेश के पास है, और 15 पुस्तकें और 11 कलमें हमारे राधा के पास है। यहाँ हमने 36 रेखाएं खींची। यदि हम अब ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचे, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं तो कितनी रेखाएं खींचेंगे, एक यहाँ होंगी और एक यहाँ होंगी। जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उसे हम कहते हैं स्तंभ। स्तंभ या इंग्लिश में से कॉलम कहा जाता है। कॉलम का C ले लो, इसे हम, क्योंकि ये पहला स्तंभ है तो C के साथ 1 लगा देंगे, माने ये 1 का मतलब पहला, C का मतलब कॉलम, ये पहला कॉलम हुआ और ये हमारा क्या हुआ, दूसरा कॉलम। ठीक है। यदि हम कहें कि C1 में अवयव कौन कौन से हैं, कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। C1 में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। देखो ये C1 है, C1 में कितने अवयव हैं, 3, एक 25 है, दूसरा 20 है, तीसरा 15 है। हम यहाँ लिख सकते हैं 25, 20 और 15। इसी तरह कहा जाए कि C2 में कितने अवयव हैं, उसमें भी 3 अवयव है। कौन कौन से, 7, 3 और ये 11 है, 7, 3 और 11, 7, 3 और 11। तो अब तक के क्लास में हमने क्या देखा है कि आव्यूह क्या होते हैं। आव्यूह किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ हम अवयवों को लिख देते हैं, कुछ संख्याओं को हम भर देते हैं। इस प्रकार का की जो व्यवस्था मिलती है, हमें दिखाई देती है, उस व्यवस्था को ही हम लोग आव्यूह, देखिए व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे, आव्यूह। समझे। दूसरा चीज हमने देखा, किसी आव्यूह में पंक्तियां क्या होती हैं, किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या होती है। इस आव्यूह में कितने पंक्तियां हैं, 3 है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, 3 हो गया। इसमें कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं। ठीक है। इस आव्यूह में 3 हमारे पंक्तियां हैं और 2 हमारे स्तंभ हैं। ठीक है। अब देखो एक अगला चीज हम बताने जा रहे हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, मिटा लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम आव्यूहों के क्रम की बात कर रहे हैं। आव्यूह का क्रम, क्रम का मतलब ऑर्डर होता है, इसको कहते हैं क्रम या कोटि भी कहते हैं। किसी आव्यूह की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब कोई मैट्रिक्स होता है, जब कोई आव्यूह होता है, तो आव्यूह में 2 चीजें होती हैं, एक होती है पंक्ति और दूसरा होता है स्तंभ। होता है ना जी। तो जब पंक्तियां हैं तो कुल उसमें पंक्तियों की संख्या होगी, पंक्तियों की संख्या
और स्तंभ है तो उस आव्यूह में स्तंभों की संख्या होगी। कुल संख्या कितनी है? जब हम किसी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या में क्रॉस लगाकर स्तंभों की संख्या लिखते हैं तो यह जो लिखावट है, इस तरह का जो हम लिखने का तरीका हम अपनाते हैं, वह क्या प्रदर्शित करता है? वह किसी आव्यूह की कोटि या उसका क्रम प्रदर्शित करता है। जैसे एक आव्यूह हमने लिया 2 3 1 2। इसे बताओ पंक्तियां कितनी है? पंक्ति कैसे कहते हैं? क्षैतिज हम रेखा खींचते हैं तो एक रेखा यहाँ खींचेंगे, एक रेखा यहाँ खींचेंगे। कितने क्षैतिज रेखाएं? 2, अर्थात पंक्तियों की संख्या हो गई 2। स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। पहली लाइन खींच लो, एक पहली लाइन यहाँ से जाएगी, दूसरी पहली लाइन यहाँ से जाएगी, इसमें हमारे स्तंभों की संख्या 2। हम कहेंगे यह जो आव्यूह है उसका क्रम है 2 क्रॉस 2, अर्थात उसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ। यदि एक और हम आव्यूह लेते हैं 1 2 3, ये बताओ इसमें पंक्तियां कितनी हैं? इसमें पंक्तियां देख लो। यदि हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो नहीं खींच पाएंगे। और इसमें स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। इस आव्यूह B का क्रम होगा 1 क्रॉस 3, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 3 है। हम हमेशा पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं, स्तंभों की संख्या हम बाद में लिखते हैं। ये बताओ एक आव्यूह हमने लिया C, हमने लिख लिया 25, इसका क्रम कितना होगा? इसमें स्तंभों की संख्या भी 1 है और पंक्तियों की संख्या भी 1 है, तो इसका क्रम हो जाएगा 1 क्रॉस 1। ठीक है जी। एक और ले लो जो हमने लिखा था 25 20 15 7 3 11। इसका क्रम बता दो कोई। इसमें पंक्तियां कितनी? पहले पंक्तियां देखेंगे। पंक्तियां कितनी है? इसमें 3 है और स्तंभ कितने हैं? इसमें 2 है। तो यह जो आव्यूह D है इसका क्रम है या कोटि है 3 क्रॉस 2। ठीक है। यदि किसी आव्यूह का क्रम, आव्यूह की कोटि या क्रम कहते हैं M क्रॉस N हो तो उसके अवयवों की संख्या, अवयवों की जो कुल संख्या होती है उस आव्यूह में वह M गुणे M के बराबर होती है या MM के बराबर होती है। देख लो 2 क्रॉस 2, 2 का गुणा करो कितना होगा? 4 अवयव है कि नहीं है? 1 में 3 का गुणा करोगे होगा 3। इसमें देखो 1 2 3 अवयव है ना। इसी तरह से यहाँ देखो 1 क्रॉस 1 का मतलब गुणा करोगे तो कहीं ना होगा, इसमें एक अवयव है 25। इसका देखो क्रम है 3 क्रॉस 2, अर्थात गुणा करोगे तो 3 गुना 6, इसमें 6 अवयव होंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आव्यूह के प्रकार देख लेते हैं कि आव्यूह का प्रकार क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग हम लोग आव्यूह के प्रकार देख लेते हैं, अलग अलग प्रकार के आव्यूहों को देख लेते हैं, फिर हम आव्यूहों पर संक्रियाओं की बात करेंगे, आव्यूहों का योग देखेंगे, उनका प्रकार देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसको देखने पर, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एक ही स्तंभ हो, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? केवल 1 होनी चाहिए। जैसे ये देख लो 1 2, कितने स्तंभ है? 1 2 3 4, कितने स्तंभ है? 1 है ना। पंक्तियां इसमें 2 है, 2 क्रॉस 1 का है, ये 4 क्रॉस 1 का है, ये 5 होने का 1 क्रॉस 1 का है। यह बाद वाला स्तंभों की संख्या प्रदर्शित करता है। तो बताओ सब में स्तंभों की संख्या 1 है कि नहीं है? है। इसलिए इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं या कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। देख लो खड़ा है, देखो ये देखो, ये देखो, तो खड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
अब खड़ा होता है स्तंभ, इसलिए इस तरह के अवयव को हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं। इसी का ठीक उल्टा होता है जिसे हम पंक्ति अवयव कहेंगे, पंक्ति अवयव, या जिसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्तियों की संख्या 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्तंभ पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे इसमें क्या था, स्तंभों की संख्या 1 थी तो स्तंभ अवयव, अब पंक्तियों की संख्या 1 है तो पंक्ति अवयव। जैसे ये देखिए 2 5 1 गुणे 2, इसका क्रम है, इसका पहला तो 1 है कि नहीं है, अर्थात पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है, 1 है। ये देखो 1 2 3 4, 1 + 4 का है, इसमें भी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 है। तो जब पंक्तियों की संख्या 1 होती है तो ऐसे जितने अवयव होते हैं उनको हम पंक्ति अवयव कहते हैं या रो मैट्रिक्स कहा जाता है। तीसरा हम बात करते हैं वर्ग अवयव, जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब हो गया वर्गाकार। जी, वर्गाकार का मतलब हो गया जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो जाए, अर्थात पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए तो इस प्रकार का जो अवयव होता है उसे हम वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 5 हमने लिखा, 1 राशि 2 5 1 0 लिखा, इसका क्रम क्या है, ये 2 क्रम। देखो पंक्तियों की संख्या इसमें और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर है, 1 1 है। इसमें भी पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2 है, इसमें भी 2 और 2 है। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए यह भी क्या है, एक वर्ग अवयव है। इसको ऐसे लिख लो 1 0 1 2 1 3 और 3 0 5, 3 × 3 का यह क्रम है अवयव का। इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए यह किस प्रकार का अवयव है, वर्ग अवयव। ठीक है, ये 4 प्रकार, ये 3 प्रकार के विशेष प्रकार के अवयव हैं। इन तीनों के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारा जो अवयव है वह वर्ग अवयव हो। वर्ग अवयव पर ही ये 3 अलग तरीके के अवयवों को हम लोगों ने परिभाषित किया। देखे होंगे कि जब वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, जब ये वाला हम विकर्ण लेते हैं वर्ग का, तो वर्ग के इस विकर्ण को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहा जाता है या लीडिंग ट्रायंगल कहते हैं। इसे मुख्य विकर्ण कहा जाता है, ऊपर से जो नीचे आता है। जब एक ऐसा अवयव हो जिसमें मुख्य विकर्ण यही है, मुख्य विकर्ण पर अवयव मिले और ऊपर नीचे के सारे अवयव शून्य हो जाए। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर बाकी जगह और अवयव क्या हो गए, शून्य हो गए। देख लो, मुख्य विकर्ण पर अवयव है, अमुख्य विकर्ण के अलावा अवयव हमारे शून्य है। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो हो गया ना, मुख्य विकर्ण पर अवयव मिलेंगे, उसके अलावा सारे अवयव क्या है, 0 है। इसमें भी देखो ये भी वही हाल है, 3 3 3। इसमें भी क्या है, इसमें भी मुख्य विकर्ण पर अवयव है, बाकी जगह पर अवयव क्या है, 0 है। लेकिन इसमें एक चीज खास दिख रहा है कि जो मुख्य विकर्ण पर अवयव है ये सभी अवयव आपस में बराबर है। देख रहे हो ना, ये सभी के सभी अवयव क्या हो गए, बराबर है। इसमें ये हो सकता है कि सभी अवयव बराबर न हो।
जब सभी अवयव बराबर हो गए तब यह सदिश अवयव कहा जाता है, सदिश अवयव कहा जाता है। यह बराबर कोई भी संख्या हो सकती है, p हो सकता है, यहाँ पे p, यहाँ पे p, यहाँ पे p, या सब जगह जो है 25 25 25 हो सकता है, बाकी और अवयव शून्य हो सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे एक विशेष प्रकार के अवयव दिए गए हो जो मुख्य विकर्ण पर अवयव है, यदि अलग अलग है तो विकर्ण अवयव, जब सभी एक जैसे हो सदिश अवयव, यदि सभी एक जैसे हो और वर्ग के बराबर हो तब हम इसे इकाई अवयव या तत्सम अवयव कहते हैं। इसे हम आई फैक्टर आई से दिखाते हैं, क्योंकि इसमें 3 स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं, इसे हम आई 3x3 का इकाई अवयव कहते हैं। ये देखो आई 2x2 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 1 0 0 1, यह हमारा इकाई अवयव होगा, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी 4 होगी, 2 गुणे 2 बराबर 4, पंक्तियां 2 होंगी और स्तंभ भी 2 होंगे। ठीक है, ये अदिश अवयव है, सदिश नहीं, अदिश सॉरी अदिश, देखो यहाँ अदिश लिखा है ना, स्केलर अदिश, अदिश अवयव, सदिश नहीं अदिश अवयव। ठीक है, अगला हम टॉपिक ले रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं अवयवों की समानता। दो अवयव कब आपस में समान होते हैं, इसको कहा जाता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। मान लो एक मैट्रिक्स ये दिया है 1 2 3 4, इसका क्रम क्या है जी 2x2 का। दूसरा अवयव दिया हुआ है 1 + 0 3 - 1 3 धन 0 5 - 2, इसका क्रम क्या है, इसका भी क्रम है 2, एक पंक्ति यहाँ दूसरी पंक्ति यहाँ, 2 पंक्तियाँ है और 2 हमारे स्तंभ है, इसका भी क्रम क्या हो गया 2x2। अब देखो इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 होगा 3 होगा 2 होगा और यहाँ कितना होगा 3 होगा, 1 का क्या कितना होगा 4। जो A है और जो B है, अब ये ना B हो गया, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो B अब ये हो गया। A में जो पहला अवयव है वो B के पहले अवयव के एकदम एक जैसा है। A का दूसरा अवयव है B के दूसरे अवयव के एक जैसा है, एकदम सेम है। तीसरा अवयव इसके जैसा है और चौथा अवयव इसके जैसा है ना, अर्थात A और B दो अवयव बराबर कहे जाएंगे, दो अवयव A और B दो अवयव बराबर कहे जाएंगे, उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कि उन दोनों का क्रम एक जैसा हो, और दूसरा कि उनके संगत अवयव एक जैसे। क्रम एक जैसे का मतलब क्या हुआ, दोनों का क्रम एक जैसा हो। अच्छा बताओ, यहाँ हमने लिखा A बराबर 1 3, B बराबर हमने लिखा 3 और 4। बताओ दोनों का क्रम एक जैसा है कि नहीं है ना। इसका क्रम क्या है, इसका 1x2 है, इसका भी 1x2 है, दोनों का क्रम बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। तो क्या हम इन दोनों को बराबर कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि बराबर करने के लिए दो हमारे कंडीशन होनी चाहिए, एक तो क्रम भी एक जैसा होना चाहिए। यहाँ तो क्रम तो दोनों का एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इनके जब संगत अवयव की बात करें, संगत अवयव का मतलब हुआ कि पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए। नहीं दिख रहे हैं इसलिए हम कहेंगे कि यह A और B एक दूसरे के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ देखो यह A और यह B है, इसका भी क्रम 2x2 है, इसका भी क्रम 2x2 है और इनके संगत अवयव भी एक जैसे
केस में ए और बी दोनों अवयव क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है जी। चलो अब अगला है हम अवयवों को कैसे आपस में योग करेंगे। अवयवों का योगफल, अवयवों का योगफल ऐड कर रहा है तो अवयवों को आप कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो दोनों अवयवों का हमें योगफल करना है उन दोनों अवयवों का क्रम या कोटि एक जैसा होना चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। और यदि एक जैसा क्रम नहीं है तो उन अवयवों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। हमने लिया एक अवयव 1 2 3 2 0 4, इसका क्रम बता देना। दूसरा अवयव हमने लिया है -1 3 -2 1 और 3 2, इसका क्रम कितना हुआ, 1 2 2 पंक्तियां और स्तंभ कितने 3, इसमें भी पंक्तियां 2 स्तंभ कितने 3। चूंकि ए का क्रम 2+3 है, बी का क्रम भी 2+3 है, ये दोनों क्रम एक जैसे हैं, है कि नहीं है, है ना। इसलिए इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जब जोड़ेंगे a + b जो हम लिखेंगे यह हो जाएगा, ये पहले लिख लो 1 2 3 2 0 4, इसमें हम जोड़ रहे हैं इसको -1 3 को, -2 1 को और 3 2। ठीक है। जोड़ते समय ध्यान दिया जाता है कि जो जहां पर है उसी अवयव के साथ जुड़ेगा। यह पहला है, यह इससे जुड़ेगा। ठीक है। जोड़ेंगे क्या होगा बताओ, 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा। यह किससे जुड़ेगा, -2 से जुड़ेगा, तो 2 और -2 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। यह किससे जुड़ेगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे। क्या बताओ, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5, इसको जोड़ोगे इसके साथ क्या मिलेगा 1, इसको जोड़ोगे इसके साथ क्या मिलेगा 6। अतः यह जो हमारा आया a + b एक मैट्रिक्स। तो दो अवयवों का हम योगफल तभी करेंगे यदि दोनों अवयवों का क्रम एक जैसा दिया गया हो। हम जानते हैं कि योगफल और अंतर एक दूसरे के प्रतिलोम क्रियाएं होती हैं। यदि जो काम हम योगफल के साथ कर सकते हैं वही काम हम उनके अंतर में भी कर सकते हैं। अर्थात यदि दो अवयवों का क्रम एक जैसा होगा तब हम उनको आपस में घटा सकते हैं। यदि हमें यहीं पर a - b निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, a में से b के अवयवों को घटाएंगे, अर्थात यहाँ पर माइनस करेंगे, यह माइनस होगा तो 1 -1 करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, 2 -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 -3 करेंगे तो 0 होगा, 2 -3 करेंगे तो -1 होगा, 0 -1 करेंगे तो -1 होगा और 4 -2 करेंगे तो 2 होगा। ठीक है जी, किसी कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब कुछ होमवर्क में दे रहे हैं क्वेश्चन, इसको हल कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यदि aij बराबर I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो हमें एक अवयव बनाना है 2+2 का जिसका अवयव aij हो। एक अवयव हमें बना करके दिखा देंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यदि नहीं समझ में आएगा तो किताबों का सहारा ले लीजिएगा, किताबों के माध्यम से ये सॉल्व हो सकता है। I नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है और j हमारा स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 4 3 x 5 यह एक अवयव है, y z 1 5 ये दूसरा अवयव है और दोनों आपस में बराबर है, तो हमें x y और z का मान ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन हमने दिया है यदि a बराबर 2 4 3 2, b बराबर
1 3 -2 5 तथा C बराबर -2 5 3 और 4 यदि दिया हो तो हमें A प्लस B निकालना है, अर्थात A और B के अवयवों को जोड़ना है, B में से C अवयव को घटाना है तथा A में C अवयव को जोड़ना है। इतना हल कर करके हमको दिखा दीजिएगा। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।